अगर बिना लाग लपेट के बस एक सेंटेंस में कहा जाए तो हम भारतीय सोने से प्यार करते हैं। सोना यानी कि गोल्ड, वी इंडियंस लव गोल्ड। और ये बस सोने के प्रति हमारा प्यार जो है बस कहने वाला प्यार नहीं है, हम जो है उसको भरपूर दिखाते भी हैं। देखिए कि इंडियन हाउस होल्ड्स के पास कितना सोना है। आप कुछ गेस कर सकते हैं कि कितना सोना होगा? बस भारतीय हाउस होल्ड्स के सेविंग्स में कितना सोना होगा? 1.5 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड्स हैव। ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है ये समझने के लिए आप ये कंपैरिजन कीजिए कि भारत का अभी का जो जीडीपी है उसका 40% से भी ज्यादा है ये। अगर आप इसी को दूसरे तरीके से देखें तो दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स जो है वो 1.5 साल तक, मतलब 1.5 ईयर्स तक बस सोना के पैसा से फिनेंस कर सकती है, और उसके बाद भी कुछ पैसा बच ही जाएगा। तो इतना पैसा जो है इंडियन हाउस होल्ड्स के पास है। और हमारा ये प्यार जो है नया प्यार नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन पुराना प्यार है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 3000 साल से भी पुरानी सभ्यता है, तो उस समय में भी जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो गोल्ड ज्वेलरीज के मुरीद थे। जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये गोल्ड ज्वेलरीज मिला इतना पुराना, तो वो भी अचंभित थे। ऐसे ही हम देखें, समुद्रगुप्त का देखें तो 4th सेंचुरी सीई में समुद्रगुप्त हुए, गुप्त एम्पायर के एक बहुत बड़े राजा थे। तो वो भी उनका सोने का क्वाइंस जो है, गोल्ड क्वाइंस बहुत पॉपुलर है। तो वो अपने टाइम में गोल्ड क्वाइंस पर जो है वो अपना भी इमेज लगवाते थे, और साथ में सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, इनके इमेज भी लगवाते थे। तो ये महत्व था सोने का एंशियंट टाइम से ही। अब जबकि ये साबित हो चुका है कि एंशियंट टाइम से ही सोने का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है, मैं बांके बिहारी आपका स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। और अभी हम देखेंगे कि सोने का क्या महत्व रहा है, क्यों इतना महत्व रहा है, और इसका अंजाम क्या होता है। तो डिस्कशन प्लान हमारा आज का ये है, ठीक है, कि सबसे पहले हम अपने लव स्टोरी के डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक तो देखेंगे कि गोल्ड एंड मैरिज, ठीक है, कि शादी ब्याह और सोने का जो एक अनसेपरेबल रिलेशनशिप है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे गोल्ड एंड इंडियन माइथोलॉजी, कि इंडियन माइथोलॉजी में सोने का क्या महत्व है। गोल्ड एंड फेस्टिवल्स, त्यौहार, हमारा जिंदगी जो है वो त्यौहार के आसपास ही बुना हुआ है, ठीक है, डेली लाइफ, तो उसमें गोल्ड का क्या महत्व है। गोल्ड एंड इकोनॉमी देखेंगे। और फिर हम खुद से ये पूछेंगे कि भाई जब इतने सारा ओकेजन्स में गोल्ड का यूज होता है, तो क्या हम इंडिया में इनफ गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं क्या, इसको देखेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो हम बाहर से कितना % गोल्ड मंगाते हैं, ठीक है। और वो जो हम गोल्ड मंगाते हैं, तो भारत सरकार क्यों कोशिश कर रही है कि गोल्ड इंपोर्ट जो है इंडिया में वो कम किया जाए। भाई आपके पास पैसा है, आपका पैसा है, आपको अपनी शादी में पैसा खर्च करना है, सोने का ज्वेलरी लेना है, तो लो, भारत सरकार को क्या दिक्कत है। जरूर ही कोई ना कोई इकोनॉमिक इशूज होगा, उस इशू को भी हम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि सरकार गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या कोशिश कर रही है, और नीति आयोग सरकार को और क्या करने के लिए बोल रही है। तो ये हमारा आज का लेक्चर प्लान है। आइए देखते हैं गोल्ड एंड द ग्रेट इंडियन तमाशा, जिसको कि ग्रेट इंडियन मैरिज भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कि सोना के बिना भारतीय शादी नहीं हो सकती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको शक हो तो शादी ब्याह के मौसम में आप किसी भी शहर में हो, आप सराफा बाजार में चले जाइए, आपको देख करके पता चल जाएगा, वहां के भीड़ को देख करके, कि मैरिज सीजन में क्या क्रेज होता है सोने का। अच्छा, एक चीज आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके ये सोचिए कि भारत में हर साल
एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ गोल्ड जो है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ गोल्ड जो है, उसका कितना परसेंट गोल्ड शादी में यूज होता है, मतलब ब्राइडल गोल्ड जो है वो कितना परसेंट है हमारे टोटल एनुअल गोल्ड कंजम्पशन का। अब आप ऑन कर लीजिए और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि लगभग 50% गोल्ड जो कि हम यूज करते हैं एनुअली, वो शादी ब्याह में यूज होता है। तो लगभग 750 टन ऑफ गोल्ड जो है इंडिया में हर साल यूज होता है, कभी कभार 800 भी होता है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 750। तो उसका आधा गोल्ड अबाउट शादी ब्याह में ज्वेलरी के फॉर्म में यूज हो जाता है, ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है। गोल्ड जो है शादी ब्याह में बस एक एसेट के रूप में नहीं देखा जाता है, गोल्ड का एक इमोशनल वैल्यू है। गोल्ड को एक ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिशन के रूप में देखा जाता है कि शादी ब्याह में जब भी माँ एक बेटी को गोल्ड देती है या फिर सास अपने नई बहू को गोल्ड देती है, तो वो गोल्ड जो है बस एक संपत्ति ही नहीं है, बट वो एक ट्रेडिशन का ट्रांसफर है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो है वो एक चली आ रही परंपरा जो है वो ट्रांसफर की जा रही है। तो इसका एक बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग है। गोल्ड को हमारे कल्चर में शुभ माना जाता है। जब भी कोई किसी को गोल्ड गिफ्ट करता है तो फिर वही कि बस एक पैसे के टर्म में उसका मूल्य नहीं देखा जा सकता, वो एक आशीर्वाद का फॉर्म होता है, वो एक हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ का ब्लेसिंग होता है। तो ये महत्व है गोल्ड का। और सोने का महत्व जो है बस हमारे आपके जैसे इंसानों के लिए ही नहीं है। इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से देवी देवता, असुर, ये लोग भी सोने के चमक दमक से खुद को बचा नहीं पाए थे। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो पाएंगे कि रावण की लंका जो है वो सोने की थी, और उसको बनाया किसने था? स्वयं विश्वकर्मा ने, जो कि इंडियन मैथोलॉजी में आर्किटेक्चर के गॉड माने जाते हैं। माता सीता, वो भी स्वर्ण मृग मारीच के चमक दमक से खुद को बचा नहीं पाई थी, वो भी उसके मोह पास में पड़ के भगवान राम को मारीच का वध करने के लिए भेज दी थी। और उसके बाद तो फिर पूरा रामायण अनफोल्ड होता है, पूरा कहानी उस पर चलता है। तो सोने का ऐसा महत्व था। आप ये दृश्य देख सकते हैं। माइथोलॉजी में अगर हम और कहानी देखें तो आपको समुद्र मंथन का कहानी पता होगा। समुद्र मंथन में एक विष्णु पुराण में इसका जिक्र है कि देव और असुर जो है वो समुद्र मंथन किए, जिसमें से कि काफी सारा रत्न निकला। उसमें से समुद्र मंथन में ही लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी अपने हाथ में क्या लेकर के प्रकट हुई? गोल्डन पॉट, सोने का कलश लेकर के प्रकट हुई। तो ये अगेन एक सिंबॉलिक मीनिंग है। और एक डीपर मीनिंग जो है, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भा का मेंशन हुआ है, ठीक है। हिरण्यगर्भा का लिटरल मीनिंग जो है वो है सोने का गोल्डन वुम्ब, मतलब सोने का अंडा कह सकते हैं। ऋग्वेद कहती है कि हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, मतलब जब कुछ भी नहीं था उस समय में ये सोने का अंडा था, हिरण्यगर्भा था। और हर चीज, यहां तक कि भगवान स्वयं भी इसी हिरण्यगर्भा से उत्पन्न हुए। तो सारा सृष्टि जो है, ऐसा इंडियन मैथोलॉजी में माना जाता है कि सारा सृष्टि जो है वो हिरण्यगर्भा मतलब सोने के अंडे से ही प्रकट हुआ है। तो इतना महत्व, इतना सिंबॉलिक डीपर मीनिंग जो है सोने को दिया गया है। ये तो हो गया एक मैथोलॉजिकल मीनिंग। जो हमारा अभी का डे टू डे लाइफ जो है, आपको पता है कि इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है विदाउट फेस्टिवल तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो कि सोने के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। तो जैसे कि अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया, ये सब फेस्टिवल्स जो है इसमें सोना खरीदना को शुभ माना जाता है। अगर किसी के पास सोना खरीदने की क्षमता ना भी हो तो भी वो सोचता है कि ठीक है, इस बार नहीं तो कभी फिर बाद में धनतेरस पर या अक्षय तृतीया पर सोना खरीदेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप इन फेस्टिवल्स पर सोना खरीदते हो तो आप स्वयं लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाते हो।
तो ये एक महत्व है। सवाल ये उठता है कि अभी तक हम गोल्ड के सिंबॉलिक मीनिंग पर बात कर रहे थे, तो क्या हम इंडियंस जो है गोल्ड के इकोनॉमिक वैल्यू को नहीं पहचानते क्या? बखूबी पहचानते हैं इकोनॉमिक वैल्यूज़ को, और इसलिए फिर इतना गोल्ड बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। तो देखते हैं कि गोल्ड का इकोनॉमिक वैल्यूज़ हम इन हेडिंग्स के अंदर गोल्ड के इकोनॉमिक वैल्यूज़ को देखेंगे। एक तो है कि गोल्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड, देखिए तो गोल्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट टूल। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हुआ कि आप अगर अपने रुपए के वैल्यू को फ्यूचर में भी बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर आप, या रुपया या किसी भी चीज़ को, कोई भी वैल्यू को आप कंजर्व करना चाहते हैं, तो उसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन के समय में रुपए का वैल्यू जो है वो घट जाता है, मतलब उसका परचेजिंग पावर घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में आप 72-73 रुपये में, 72-73 रुपीज़ में आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद लेते थे। अभी उसी का दाम जो है 96-97 रुपीज़ हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुपए का परचेजिंग पावर जो है वो घट गया। तो अगर आप रुपए के वैल्यू को बचाना चाहते हैं, उसके परचेजिंग पावर को घटने से बचाना चाहते हैं, तो आप उसको एक ऐसे फॉर्म में रखना चाहते हैं जिसका वैल्यू कि आप सोचते हैं कि बढ़ेगा। तो गोल्ड एक ऐसा वैल्यू है, इसीलिए कहते हैं कि गोल्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप अभी रख दो, आप 50 साल बाद यूज करोगे, 50 साल तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, वो तो नेक्स्ट जनरेशन लगभग हो गया, बट लेट्स से कि 20 साल बाद, 25 साल बाद आप यूज करोगे, तो तब भी आपको जो है वो वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू बरकरार रहेगा। तो इसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप अभी रखो और फ्यूचर के लिए भी बचा रहे, उसका क्षय ना हो, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन ना हो वैल्यू का। एक हो गया। दूसरा है कि आप बस उसके वैल्यू को बचा कर नहीं रखना चाहते हमेशा, आप ये भी चाहते हैं कि आज अगर हम 100 रुपया रखें तो वो 6 साल के बाद 200 रुपया हो जाए, आप पैसा को दोगुना भी करना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट टूल। तो गोल्ड का एज ए इन्वेस्टमेंट टूल भी यूज होता है, अभी हम देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। बट गोल्ड को पैसा को मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज होता है, और पैसा के वैल्यू को बचा कर रखने के लिए भी सोने का यूज होता है, ठीक है। इस कारण से हम लोग सोना में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है कि आरबीआई जब कोई नोट छापती है तो उससे पहले उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड रखना पड़ता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल नहीं, ऐसा नहीं कि अभी फिर से नया छापेगी तो फिर से रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड रखना पड़ता है, उसके बाद चाहे जितना नोट छाप ले, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। तीसरा है कि गोल्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सोने का बहुत उपयोग, तो वो फिर हम देखेंगे कि ऐसा किस में यूज होता है और क्यों यूज होता है, दोनों ही चीज देखेंगे। अब देखते हैं गोल्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट टू। आप देखेंगे कि इकोनॉमी की हालत खराब है, जैसे 2022 सेकेंड हाफ 23 में खराब है, तो चलो सोना खरीदो, सोने का डिमांड अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है इकोनॉमी से ज़्यादा सोने पर आ जाता है कि इकोनॉमी खराब चल रहा है तो स्टॉक मार्केट जो है गिरेगा, क्रैश करेगा, लोगों का पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो पैसा हो सकता है कि नीचे हो जाए, तो इससे अच्छा गोल्ड में लगा दो। आप चाहते हो कि पैसे का वैल्यू सेफ रहे, लॉन्ग टर्म तक रहे, वैल्यू इंक्रीज भी करे, आप क्या करते हो, लेट्स बाय गोल्ड, ओके, फिर से आप सोने का डिमांड बढ़ा देते हो। और ये जो है ऐसा नहीं है कि हमारा अंधा विश्वास नहीं है, हिस्टोरिकली जो है, हिस्टोरिकली ये क्लियर हुआ है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये 1965 है, ठीक है, 1965 से ये व्हाइट जो है ये गोल्ड का प्राइस इंक्रीज दिखा है, तो 1965 से 2020 तक का ये यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हैं कि ग्राफ जो है लॉन्ग टर्म में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब सोने का दाम जो है लॉन्ग टर्म में बढ़ा है। खास करके अगर आप 2004 के बाद से देखेंगे तो कंप्लीटली एक ऐसे स्टीप कर्व है, तेजी से बढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी घटता नहीं है, आप यहाँ पर देख लें तो घटा भी है, तो कभी कभार घटता भी है, शॉर्ट टर्म में घटता भी है। अगेन ये सब कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप एक्सपर्ट्स से बात करें, जस्ट क्लैरिफिकेशन। बट ओवर द लॉन्ग टर्म गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग सेफ और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक गोल्ड में लगाते हैं पैसा।
अगर आप पैसे के टर्म में देखें तो आप देख सकते हैं कि 2015 में अबाउट 26,000 पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड था, ठीक है। और 2023 में मतलब अभी के टाइम में जो है 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस कितना है, अबाउट 61,000। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है ये इस बीच में 2015 और 2023 के बीच में, ठीक है। तो इसलिए हम इंडियंस जो है एज ए सेविंग टूल, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, एज ए इन्वेस्टमेंट टूल गोल्ड यूज करते हैं। अभी इंडियंस जितना भी सेव किए हैं पैसा, उसका 15% ऑफ जो एसेट्स है वो गोल्ड के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? एक तो हम अभी देख लिए कि हमारा ट्रस्ट गोल्ड पर बहुत ज़्यादा है और ये ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं है, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। दूसरा है कि गोल्ड हाईली लिक्विड भी है। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने जो रिंग पहना है वो तो सॉलिड है, जो नेकलेस पहना वो सॉलिड है। तो ये वो लिक्विड सॉलिड नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर फिनेंस में लिक्विड का मतलब ये हुआ कि आप जब भी चाहें तो आप गोल्ड को करेंसी में बदल सकते हैं। आपको कभी इमरजेंसी आ गया तो आप चाहो तो सोना मार्केट में बेच दो, तो आपको सही मूल्य जो है वो मिल जाएगा। तो इमरजेंसी टाइम में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसको कहते हैं लिक्विड। तो जो जितना आसानी से आप मार्केट में बेच करके सही मूल्य ला सको वो उतना लिक्विड है। तो करेंसी जो है 500 रुपया गांधी जी, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि वो तो करेंसी ही है। बाकी गोल्ड काफ़ी लिक्विड है। यही बात आप रियल एस्टेट के बारे में नहीं कह सकते कि अगर आपका एक घर है, आप उसको बेचना चाहते हो, तो हो सकता है कि तुरंत में आपको कोई खरीदने वाला ना मिले, कस्टमर ना मिले, या फिर कस्टमर मिले तो वो आपको सही मूल्य ना दे, तो फिर आपको बहुत टाइम लगता है खोजने में। इसलिए कहते हैं कि रियल एस्टेट जो है उतना लिक्विड नहीं है, बट गोल्ड जो है वो बहुत लिक्विड है, ठीक है। तो इसलिए भी आप गोल्ड प्रेफर करते हो कि भाई जब भी अगर इमरजेंसी आएगा तो हम बेच के कन्वर्ट कर लेंगे। अगला कारण कि क्यों इतना ज़्यादा गोल्ड का क्रेज क्यों है, क्योंकि लो फिनेंशियल इंक्लूजन है। पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में फिनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है। फिनेंशियल इंक्लूजन कम होने का क्या मतलब, एक एग्जांपल तो ये हो गया कि जैसे बैंक के ब्रांचेस जो है रूरल एरियाज में काफ़ी कम। रूरल एरियाज में जहाँ पर कि अबाउट 65% ऑफ इंडियंस रहते हैं, वहाँ इंडिया का ओनली अबाउट 40% ऑफ बैंक ब्रांचेस है। तो इस कारण से, और जो बैंक ब्रांचेस हैं भी वो भी काफ़ी दूर है, इस कारण से लोग जो है बैंक से ज़्यादा गोल्ड में विश्वास रखते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ ये है कि जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, फिनेंशियल लिटरेसी की भी काफ़ी कमी है रूरल एरियाज़ में, कि स्टॉक मार्केट है तो उसके प्रति ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है। कभी भी गिर जाएगा, कभी भी उठ जाएगा, तो अभी उनको उस पर उतना ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है और जानकारी भी उतना नहीं है। तो इस कारण से जो है रूरल एरियाज़ में लोग और भी गोल्ड प्रेफर करते हैं। नीति आयोग का 2018 में एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में कहा गया कि अबाउट 60% ऑफ इंडियाज गोल्ड इज कंज्यूम्ड इन रूरल पार्ट्स। तो आप समझ सकते हैं कि रूरल पार्ट में गोल्ड का कितना क्रेज है। तो ये तो हो गया कि हम क्यों करते हैं एक तरफ। दूसरा एक और कारण ये है कि गोल्ड रिमेन्स अ कंसिस्टेंट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले देख चुके हैं कि जब भी इन्फ्लेशन आता है, हाई इन्फ्लेशन का टाइम आता है, तो बहुत सारे एसेट्स जो है अपने वैल्यू लूज करते हैं। जैसे करेंसी अपना परचेजिंग पावर लूज करता है। आप पहले 100 रुपया रखे थे, वो 90 रुपया हो जाएगा, ठीक है, परचेजिंग पावर के टर्म में। सिमिलरली स्टॉक मार्केट जो है वो हाई इन्फ्लेशन का दौर अगर लंबा चलता है तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश करता है, फॉल होता है उसका। तो उसमें अगर आप पैसा लगाए हैं तो वो गिरेगा, टेम्पोरली गिरेगा, हो सकता है बाद में बढ़े, बट उस समय तो गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम में कोई एक ऐसा एसेट जो कि जिसका वैल्यू की बढ़े, वो गोल्ड है। तो लोग क्या करते हैं कि अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट, लेट से 10%, 12% गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं कि जब बुरा टाइम आएगा, हाई इन्फ्लेशन का टाइम आएगा, बाकी एसेट्स का प्राइस गिरेगा, तो भी गोल्ड का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एज ए डाइवर्सिफिकेशन टूल जो है लोग यूज करते हैं गोल्ड को, ठीक है। आप अगेन इसका भी जो है पूरा सा हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में 2016 से 2022 तक का ये है। तो जो रेड है,
रेड वाला इन्फ्लेशन है और जो ब्लू है वो जो है वो गोल्ड प्राइस है। तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गोल्ड प्राइस बढ़ता है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइस डिप भी किया है 2021 में, बट नॉर्मली इन जनरल हाई इन्फ्लेशन और हाई गोल्ड प्राइस जो है साथ साथ जाते हैं। तो इसलिए लोग एज ए डाइवर्सिफिकेशन टूल उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि हम एज ए इन्वेस्टमेंट टूल और एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे यूज करते हैं। दूसरा ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आपको पता है कि करेंसी इंडिया में 1 रुपये के करेंसी को छोड़ करके बाकी सारा करेंसी जो है इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। तो उसको प्रिंट करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो 200 करोड़ वर्थ गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज कंबाइंड रखना पड़ता है। इस सिस्टम को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं कि 200 करोड़ गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में रखने के बाद ही आरबीआई करेंसी प्रिंट कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें जो है आउट ऑफ 115 करोड़ जो है वो गोल्ड के फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। तो गोल्ड का ये महत्व है, ठीक है। पूरी इकोनॉमी जो है वो गोल्ड के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है, इतना ज्यादा महत्व है। और गोल्ड का महत्व बस इतना ही नहीं है, अदर यूजेज ऑफ गोल्ड भी हैं, गोल्ड के बहुत सारे यूजेज हैं। ग्लोबल गोल्ड कंजम्पशन बाय यूज जो है ये 2022 का डेटा है हमारे पास, ये ग्लोबल है, बिवेयर, ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, ग्लोबल है। तो दुनिया में टोटल जितना भी गोल्ड कंज्यूम होता है उसका अबाउट 47% तो ज्वेलरी, ठीक है, कि वो तो सोने का गहने में जाता है, 47% अबाउट। बुलियंस के फॉर्म में 37%, मतलब मेनली एज इन्वेस्टमेंट है, आप फिजिकल गोल्ड सोने का ईंटा लोग रखते हैं तो वो हो गया, वो 37% है अबाउट। कॉइन्स और मेडल्स के फॉर्म में जो है वो 9% गोल्ड जाता है। और एक चीज जिसके बारे में कि शायद बहुत लोगों को पता ना हो, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो 6% गोल्ड जाता है और 1% अदर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखें कि जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 6% टोटल ग्लोबल गोल्ड कंजम्पशन जो है इसमें जाता है। आप सब जो है अपने अपने पॉकेट में या अपने अपने हाथ में गोल्ड लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। भले ही आपके पास गोल्ड रिंग ना हो, लेकिन फिर भी आप गोल्ड लेकर के चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? आपके मोबाइल फोन में चिप है और चिप में गोल्ड है। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में गोल्ड है, ठीक है। आपके पास टीवी है, टीवी में भी चिप लगा हुआ है, उसमें भी गोल्ड है, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में गोल्ड लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? तो हम देखेंगे अभी कि गोल्ड का कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं, जैसे गोल्ड जो है वो बहुत गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और साथ में वो कोरोजन रेसिस्टेंट भी है। कोरोजन रेसिस्टेंट होने का मतलब कि उसमें जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता, जिससे कि उसका कंडक्ट करने का कैपेसिटी जो है वो कम नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है, छोटे छोटे मोबाइल फोन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उसमें क्या होता है कि लो वोल्टेज में करंट पास करता है। तो अगर रस्ट लग जाएगा तो फिर वो करंट पास करने की क्षमता घट जाएगी, ठीक है। इसीलिए दूसरे मेटल्स यूज नहीं होते हैं, इसीलिए गोल्ड यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा है। गोल्ड का तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। गोल्ड के साथ एक प्रेस्टीज एसोसिएटेड है कि भाई गोल्ड मतलब एक पावर, एक प्रेस्टीज। इसलिए गोल्ड के उस सिंबॉलिक मीनिंग के कारण ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीरज चोपड़ा जी हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे लिए, इंडियंस के लिए गोल्ड जीत करके लाए। तो जो प्रेस्टिजियस ऐसे इवेंट्स होते हैं उसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है, ठीक है। सिंबॉलिक मीनिंग है कि जो सबसे अच्छा वो गोल्ड, ठीक है। फिर आप देखेंगे डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट्री में गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी का दांत रिप्लेस करना हो तो गोल्ड का दांत बनता है, ठीक है। अगर किसी को फिलिंग करवाना हो दांत का तो अगेन गोल्ड से फिलिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? अगेन कि ये कोरोजन रेसिस्टेंट है, दूसरा ये कि इसका चमक है, लस्टर है। आप नहीं चाहेंगे कि लोहे का दांत लगवा लें, ठीक है, तो आप चाहेंगे ऑफकोर्स किसी का लगाएं, गोल्ड का लगाएं। और फिर गोल्ड जो है वो नॉन टॉक्सिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास गोल्ड का दांत है तो विषैला हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो डेंटिस्ट्री हो गया। गोल्ड का मेडिकल साइंस में और भी बहुत यूज है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो मेडिकल साइंस में जो इक्विपमेंट्स, ऑपरेशंस में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो भी गोल्ड के बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड का जो प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी है, मेलिएबिलिटी है, कि गोल्ड को आसानी से एक शेप दिया जा सकता है, कोई भी फॉर्म में आप गोल्ड को शेप कर सकते हैं। तो इसलिए जो है गोल्ड का यूज जो है वो इंट्रिकेट इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में होता है। गोल्ड का
यूज जो है रेडियो एक्टिव गोल्ड का यूज जो है वो कैंसर को भी डिटेक्ट करने में उसका यूज होता है। आयुर्वेद जो कि हजारों सालों से इंडिया में है, तो आयुर्वेद में भी गोल्ड का बहुत महत्व है। स्वर्ण भस्म का आप नाम सुने होंगे, तो स्वर्ण भस्म का यूज जो है आयुर्वेद कहता है कि स्वर्ण भस्म के उपयोग से जो है एजिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है। मतलब आपका उम्र तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो आपको देखने में आप मोर यूथफुल लगेंगे लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, तो वो हो गया। ब्लड प्रेशर में भी गोल्ड स्वर्ण भस्म का उपयोग होता है, और भी बहुत सारे बीमारियों में गोल्ड का उपयोग देखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड का इतना ज़्यादा वर्सटाइल यूज है, और ये यूज जो है गोल्ड के कुछ प्रॉपर्टीज के कारण है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या है? गोल्ड अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड जो है कोरोजन रेसिस्टेंट है, उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, आप जब भी निकालें आपको दिखेगा कि सोना है सदा के लिए। ठीक है, चमक दमक गोल्ड का बरकरार रहता है। हाईली इफिशियंट कंडक्टर है ये करंट का, करंट जो है आसानी से फ्लो होता है, इस कारण से जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। डक्टाइल है, मेलिएबल है। डक्टाइल है मतलब आप उसको गोल्ड को आप थिन वायर के फॉर्म में खींच सकते हैं। मेलिएबल है मतलब आप उसको पीट करके चादर की तरह बिछा सकते हैं। इस कारण से कि इस डक्टाइल और मेलिएबल होने के कारण आसानी से उसका ज्वेलरी बन जाता है, आसानी से मेडिकल इक्विपमेंट्स बन जाते हैं। लस्टर एंड एस्थेटिक अपील तो है ही कि आप अगर लोहे में हर चीज़ होता फिर भी आप लोहा का दांत नहीं लगाते। ठीक है, तो आप यहाँ लगाते हैं क्योंकि सोने का एक अपना एक चमक है जो कि आप चाहते हैं कि आपका दांत चमके। ठीक है, पुराने मूवीज़ में आप बॉलीवुड मूवीज़ में देखेंगे कि विलन का दांत जो है वो सोने का होता था, वो एक अजीब तरह से चमकता था। ठीक है, फिर नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट मेटल है, नॉन एलर्जिक है, तो आपके मुंह में जा रहा है या फिर ऑपरेशन के टाइम में गोल्ड इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है तो कोई आपको टॉक्सिसिटी नहीं हो रहा है, बॉडीली फ्लूइड से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये सब सोने का प्रॉपर्टी है जिस कारण से कि सोने का इतना ज़्यादा उपयोग है। बट वाई इज गोल्ड सो कॉस्टली? गोल्ड जो है इतना ज़्यादा कॉस्टली क्यों है? कॉस्टली क्यों है इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि स्कार्सिटी उसका। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कम है, गोल्ड है ही बहुत कम। अगर आप इमेजिन करें तो जब से लेकर के मानवता शुरू हुई है, जब से गोल्ड माइनिंग स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक ओनली अबाउट 0.208 मिलियन टन ऑफ गोल्ड माइन हुआ है। 0.208 मिलियन टन कितना कम है अगर आपको ये देखना हो तो आप ये समझिए कि, और ये दुनिया भर का डेटा है, दुनिया भर में 0.208 मिलियन गोल्ड जब से स्टार्ट हुआ है तब से अब तक। अगर आप इसको ये देखें तो आयरन ओर जो है, अगर आप इसको आयरन ओर से कंपैरिजन करें तो बस 2022 में 2022 में ही आयरन ओर ही बस 2600 टन आयरन ओर ग्लोबली माइन हुआ था। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, 2600 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर जो है वो एक साल में माइन हुआ, और गोल्ड 0.208 मिलियन टन, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसलिए जो है स्कार्सिटी है। ठीक है, स्कार्सिटी है तो ऑफकोर्स जो है सप्लाई कम है। दूसरा है कि गोल्ड का माइनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, और तीसरा है कि हाई डिमांड है। ठीक है, कि बोथ सिंबॉलिक वैल्यू के कारण और इकोनॉमिक वैल्यू के कारण जो है गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस कारण से गोल्ड जो है इतना कॉस्टली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इनफ गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं क्या? अगर गोल्ड का इतना ज़्यादा उपयोग है तो क्या हम इनफ गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं? हम देखेंगे कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो लेस देन 2 टन्स ऑफ गोल्ड एवरी ईयर है। एवरी ईयर हम लेस देन 2 टन्स ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं, कभी 1.6 टन, कभी 1.5 टन, कभी इवन लेस देन 1 टन, ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। और जो डिमांड है गोल्ड का इंडिया में वो मोर देन 750 टन है पर ईयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मिसमैच कितना ज़्यादा है। क्या इसका यह मतलब है कि इंडिया में गोल्ड रिजर्व से नहीं है? ऐसी बात नहीं है। हम टॉप 10 गोल्ड रिजर्व वाले कंट्री में आते हैं, 9वें नंबर पर, 9th प्लेस पर हैं हम गोल्ड रिजर्व्स के मामले में। अगर आप स्टेट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बिहार में 44% ऑफ इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, बिहार के बाद राजस्थान में 25% है, और कर्नाटक में 21% है। ठीक है, और बाकी भी कुछ स्टेट्स में जैसे वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, इसमें भी कुछ कुछ गोल्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा गोल्ड हमारे पास है। लेकिन इतना होने के बावजूद हमारे पास जो एकमात्र माइन जहां से कि हम अभी गोल्ड, एक्टिव गोल्ड माइन जो है जहां से आप गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं, वो खुती गोल्ड माइन है जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो बस एकमात्र वही एक गोल्ड माइन है। ठीक है, आप सबको
एक संदेह ये होगा कि अच्छा भाई तो फिर कोलार गोल्ड माइन का क्या हुआ, कोलार गोल्ड फील्ड एक मूवी इतनी चली, उसका क्या हुआ। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है, गोल्ड माइन जो है इंडिया का सबसे माना हुआ गोल्ड माइन था, बट 2001 में जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है, अब उससे सोना निकालना लगभग असंभव सा हो गया था, बहुत ही महंगा पड़ रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। तो कोलार गोल्ड माइन जो है अभी एक्टिव नहीं है, ओनली एक्टिव है कुती गोल्ड माइन जो कि कर्नाटक में है। तो इतना गोल्ड होने के बावजूद भी हम माइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हाई कॉस्ट है। ठीक है, सोने का एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि हम अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको। टेक्नोलॉजिकल हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है उसमें। ठीक है, और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं, सरकार भी जो है सबको हमेशा परमिशन नहीं देती है। तो ये सब कारण के कारण जो है हम इनफ गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो अगर हम इनफ गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो फिर हम ये 750 टन सोना कहाँ से लाते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए तो आप सोच करके देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि कहाँ से आता होगा अगर हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो है लार्ज इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। ठीक है, सोना का अगर आप यहाँ देखें तो गोल्ड सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई का, टोटल डिमांड का बस 1% जो है हम गोल्ड जो है वो खुद माइन करते हैं। ठीक है, और 10 से 11%, यहाँ 10% लिखा है तो 10 से 11% नीति आयोग का डेटा है। तो 10 से 11% गोल्ड जो है हम रिसाइकिल करके करते हैं, कि जो जैसे आपका पुराना मोबाइल हो गया, मोबाइल आप दे दिए तो उसमें से गोल्ड रिसाइकिल कर लिया गया। ठीक है, तो लगभग 10% जो से 11% जो है हम गोल्ड रिसाइकिल करके करते हैं। ठीक है, जो कि अभी बहुत कम है, बट हम रिसाइकिल करते हैं। दुनिया में हम 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ गोल्ड हैं। ठीक है, तो ये हो गया 11 से 12%। तो अबाउट 88-89% ऑफ गोल्ड, डोमेस्टिक गोल्ड रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा इंपोर्ट से मीट होता है, जिसमें से भी कि बल्क जो है बस स्विट्जरलैंड से आता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मोर देन 85%, आप 89% अबाउट याद रख लीजिए, 89% अबाउट गोल्ड जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो भाई इंपोर्ट करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, पैसा है आपके पास, वही पुरानी बात है, तो हम खरीद रहे हैं, क्या दिक्कत है, सरकार को क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि व्हाई गोल्ड इंपोर्ट इज ए कंसर्न। ओके, इकोनॉमी के लिए क्यों कंसर्न है। दिक्कत यह है कि आप इंपोर्ट किए हुए गोल्ड का क्या करते हैं, इस पर यह डिपेंड करता है। अगर तो आप इंपोर्ट किए हुए गोल्ड का सोना को ज्वेलरी बना करके बाहर फिर वैल्यू ऐड करके विदेश में बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं और उससे फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं नेट, तो फिर तो अच्छा है। ठीक है, बट बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ टोटल इंपोर्ट को ही हम सोना का ज्वेलरी बना करके बेच पाते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका क्या होता है, वो जो है या तो ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर गोल्ड बुलियंस के फॉर्म में, या तो हमारे घर में पड़ा होता है या फिर बैंक के लॉकर में पड़ा होता है। अब इसके साथ दिक्कत है। दिक्कत क्या है, एक तो जब आप गोल्ड इंपोर्ट किए तो एक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम कि जब आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो तो हाई ट्रेड डेफिसिट इंडिया का हो जाता है। मतलब आप गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हो तो बदले में आप फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हो दूसरे देश को। ठीक है, तो आप ज़्यादा सामान जो है, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है आप देश से बाहर भेज रहे हो और कम फॉरेन एक्सचेंज आपके देश में आ रहा है। ठीक है, इससे हाई ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया, इससे क्या समस्या हुआ, दो समस्या हुआ। एक तो यह कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई के पास है उस पर प्रेशर पड़ता है। उसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जिसका यूज़ करके आप गोल्ड खरीद रहे हो, उसका यूज़ करके कुछ और चीज़ खरीदा जा सकता था, कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजी खरीदा जा सकता था, या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जा सकता था, बट वो नहीं लगाया जा पा रहा है क्योंकि आप सोना खरीद लिए। ठीक है, एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से दूसरे देश में जाएगा, उतना ज़्यादा रुपये का वैल्यू डिप्रिसिएट होगा। फॉरेन एक्सचेंज जितना देश से जाता है, रुपये का वैल्यू उतना डिप्रिसिएट होगा। रुपये का वैल्यू जितना ज़्यादा डिप्रिसिएट होगा, जितना गिरेगा रुपया का वैल्यू, तो उतना जो है इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपये था पहले, तो अभी जो है $1 इज इक्वल टू 82-83 रुपीज़ है। मतलब रुपया का दाम घट रहा है, घटने से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, पर डॉलर आपको ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, ये फंडा है। तो ये कंसर्न है। ठीक है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, हाई ट्रेड डेफिसिट होता जा रहा है। दूसरा ये है कि गोल्ड अगर आप लॉकर में रख दिए या फिर घर के नीचे ऐसे बेड के नीचे छुपा करके रख दिए, तो उस गोल्ड का जो है इकोनॉमी में अभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, वो एक आइडल रिसोर्स है।
एक तो जो पैसा आप उस गोल्ड को खरीदने में लगाए, वो पैसा अगर आप बैंक में रख दिए होते तो वो पैसा फिर से इकोनॉमी में सर्कुलेट होता। बैंक जो है उस पैसे को किसी एमएसएमई को या किसी बड़े इंडस्ट्री को भी लोन में दे देती, जिससे कि वो इन्वेस्ट करती, फिर से और नया लोगों को नया रोजगार क्रिएट होता। तो ये सारा काम जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ाता। ठीक है, बट सिंस आपने उस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और वो गोल्ड को आपने रख लिया घर में, तो वो आइडल पड़ा हुआ है। ठीक है, वो इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ऐसा पैसा और ऐसा गोल्ड जो है वो अनप्रोडक्टिव एसेट है। ठीक है, तो ये एक है कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको 6% या 10% 12% का आपको इंक्रीज दिख रहा है, बट इससे कहीं ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकता था इकोनॉमी में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गोल्ड खरीदने का। ठीक है, तो ये दो जो है मेजर कंसर्न्स है, हाई ट्रेड डेफिसिट जिसके कारण की ये हो रहा है, और फिर यहाँ पर मनी लॉक्ड जो अनप्रोडक्टिव एसेट है। ठीक है, तो इस कारण से जो है सरकार का कहना है कि भाई अगर ये गोल्ड फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में ना रहे तो वही पैसा जो है वो किसी और काम में लगे। ठीक है, रोजगार बनेगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए क्या कर रही है, हाई गोल्ड इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या कर रही है, एक तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है अबाउट 12.5% का, कि भाई आप गोल्ड मंगाओगे बाहर से तो 12.5% उसके प्राइस का आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। तो इससे गवर्नमेंट ये होप करती है कि शायद कुछ लोग सोना ना खरीदें या कम खरीदें। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि फिर लोग स्मगल्ड गोल्ड जो कि सस्ते दाम पर बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए इंडिया में आ जाता है, उसको खरीदने लगते हैं। ये एक प्रॉब्लम। दूसरा तरीका सरकार ये बोलती है कि ठीक है भाई, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या है कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आरबीआई जिस भी बैंक ब्रांचेस को ऑथराइज की हुई है वहां पर आप जाकर के अपना सोना दे दीजिए, बैंक आपसे सोना ले लेगा और एक फिक्स्ड पीरियड तक, जिसको कि मैच्योरिटी टाइम कहते हैं, उतना मैच्योरिटी टाइम तक जो है उस सोना के प्राइस पर जो है आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और फिर आपको एक मैच्योरिटी टाइम के बाद जो है या तो आप चाहो तो गोल्ड के इक्विवेलेंट जितना पैसा उस समय होगा वो आपको वापस कर देगा, या नहीं तो क्या करेगा कि आपको फिजिकल गोल्ड दे देगा। ठीक है, तो लेट्स से कि आप सोना का ज्वेलरी देते हो, तो ज्वेलरी तो वो पिघला करके बैंक जो है वो इंडस्ट्री में लगा दिया, किसी और काम में आपके सोना का यूज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज हो गया, और जब भी आपको सोना चाहिए तो आपको एक गोल्ड बार के फॉर्म में दे दी। ठीक है, तो फिर आपका सोना जो है वो काम आ गया। ठीक है, घर में पड़ा नहीं रहा। ये एक है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। दूसरा है सोवरेजन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरेजन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या होता है कि सरकार बोलती है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है, तो मतलब आपको तो यही चाहिए ना कि आपका पैसा जो है सोने के भाव से बढ़े। तो बोलती है कि हम आरबीआई के थ्रू गोल्ड बॉन्ड इशू करते हैं और गोल्ड बॉन्ड जो है आप खरीद लो। ठीक है, उसका प्राइस जो है गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड है। अगर सोने का भाव बढ़ रहा है तो गोल्ड बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ेगा। एक अगेन फिक्स पीरियड के बाद, जो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप आकर के उस समय आपको सोने का जितना भी रेट होगा उस हिसाब से आपको वो रेट वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो चीज़ आप फिजिकल गोल्ड खरीद कर पा रहे थे वही चीज़ आप ये पेपर गोल्ड बॉन्ड खरीद के आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे जो है कोई फिजिकल गोल्ड मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इंपोर्ट कम होगा। ठीक है, तो ये पेपर मोड है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, सरकार इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीके हैं और उस पर बहुत सारा सरकार इंसेंटिव देती है। नीति आयोग का कहना है कि हाँ भाई ठीक है, ये सब तो अच्छी बात है, ये सब होना चाहिए, बट साथ में कुछ और स्टेप्स लो। नीति आयोग का कहना है कि भाई जब हम 9th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वाली कंट्री हैं तो हमारे यहाँ गोल्ड माइनिंग भी ज़्यादा होना चाहिए। अभी बस 1% जो है वही हो पा रहा है, जो हमारा टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। तो नीति आयोग का कहना है कि टू बूस्ट डोमेस्टिक गोल्ड माइनिंग पॉलिसीज जो है वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है ज़्यादा लोगों को अलाउ करे और उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ये सब का देखे। दूसरा है कि गोल्ड रिसाइकलिंग बढ़ाना चाहिए। इवन दो कि इंडिया वो जो है वो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर है, बट फिर भी आप और भी ज़्यादा रिसाइकलिंग जो है वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारा जो आपका मोबाइल ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया, वो ऐसे ही कबाड़ में चला जाता है, तो वो जो है एक प्रॉपर रिसाइकलिंग प्लेस पर जाए, फॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पर कि वो सोना उससे निकाला जाए और फिर उसका उपयोग हो। ठीक है, और तीसरा नीति आयोग का कहना है कि भाई आप पेपर गोल्ड निकाल तो देते हो, आप लोगों को बोलते तो हो कि भाई आप सोना मत खरीदो, आप ये लो गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, जितना सोने का दाम बढ़ेगा उतना ही गोल्ड बॉन्ड का दाम बढ़ेगा। ठीक है, बट फिर भी लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो लोगों को लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ट्रस्ट का कमी है। तो नीति आयोग का कहना है कि आप एक्सेप्टेबिलिटी उसका बढ़ाओ, ठीक है, जनता में अवेयरनेस बढ़ाओ, तो धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो लोग गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड खरीदने लगेंगे। जिसको शादी ब्याह में सोना खरीदना है वो तो खरीदेगा ही, वो तो पेपर वो गोल्ड बॉन्ड लेके क्या करेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला पर्पज से गोल्ड खरीदता है वो शायद गोल्ड बॉन्ड खरीद लेगा, ठीक है। तो ये है। तो आज हम ये देखें कि सोना का कितना महत्व है हम इंडियंस के लिए, हम इंडियंस कितना ज़्यादा सोना बाहर से मंगाते हैं, और इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ठीक है। होप कि आपको ये सब समझ में आया। ऑल द बेस्ट।